हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है डेमोग्राफी, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। देखिए, डेमोग्राफी, सेंसस एंड इट्स फीचर्स जो है, इसमें हमारे दो लेक्चर्स आ जाएंगे। एक आज हम डेमोग्राफी के रिलेटेड पढ़ेंगे और कल हमारा जो लेक्चर है वो सेंसस 2011 के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लेके आ जाएंगे और इसके फीचर्स और फंक्शंस क्या होते हैं सेंसस के, उसके बारे में हम कुछ जानेंगे कल। उसके बाद फिर हमारा एक टॉपिक रहता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हमारे 3 से 4 लेक्चर्स आ जाएंगे कि उसमें हमने बर्थ रेट पढ़ना है, डेथ रेट पढ़ना है, ठीक है, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है उसमें। तो उसमें भी 3-4 लेक्चर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसी हफ्ते आपका जो ये सिलेबस है कंप्लीट हो जाए। चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेमोग्राफी पे। डेमोग्राफी क्या होता है? देखिए, डेमोग्राफी जो है ये वर्ड डिराइव हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से, ठीक है। डेमोस विच मीन्स द पीपल एंड ग्राफी विच मीन्स रिकॉर्डिंग, राइटिंग और मेजरिंग समथिंग। तो जब हम लोगों की मेजरमेंट करते हैं, सो डेमोग्राफी वी कैन से इज द मेजरमेंट ऑफ द पीपल और रिकॉर्डिंग अबाउट द पीपल और नोइंग और राइटिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स ऑफ द पीपल। लोगों के बारे में जहाँ डील करते हैं, हम उनकी मेजरमेंट करें, उनके बारे में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करें, उसी को हम कहते हैं डेमोग्राफी। क्लियर? तो इसको हम क्या, इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनती है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री और प्लेस। ज़्यादातर हमारा यहाँ पे फोकस रहता है पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि किसी एरिया की पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने को हम डेमोग्राफी कहते हैं। ये जो टर्म डेमोग्राफी है, इट वाज गिवन बाय ग्लॉड। तो ग्लॉड ने इसको दिया था 1855 ने, ठीक है। 1855 में ये डेमोग्राफी टर्म जो है ग्लॉड ने दी थी। और फादर ऑफ डेमोग्राफी जो है वो माना जाता है जॉन ग्रंट को। जॉन ग्रंट ने एक बुक लिखी थी, नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस। बहुत बड़ा नाम है, तो आप इतना सा याद रख लीजिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए, एग्जाम प्रोस्पेक्टस से आपने ये याद रखना है। नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिखी थी, ये 1662 में ये बुक लिखी थी। और उसमें उन्होंने डेमोग्राफी का जिक्र किया था, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ डेमोग्राफी। अच्छा, ये जो डेमोग्राफी है, इसमें हम किस किस के रिलेटेड बात करते हैं? जैसे मैंने आपको कहा, ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है कि पॉपुलेशन के रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम किस किस रिलेटेड बात करते हैं, इसके सब जो ब्रांचेस है वो क्या है? हम फर्टिलिटी के रिलेटेड बात करते हैं, यहाँ पे मैरिज के रिलेटेड बात करते हैं, मोर्टिलिटी के रिलेटेड बात करते हैं, माइग्रेशन के रिलेटेड बात करते हैं, या सोशल मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं। फर्टिलिटी जो हमारे पास होता है, ये होता है नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 वुमेन, ठीक है। मैरिज जो हमारे पास है, ये तो आपको पता है कितने, इसमें हम मेजर करते हैं कितने मैरिड लोग हैं और कितने सिंगल है, कितने अनमैरिड है, कितने बैचलर्स है। इसके बाद आता है मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी जो है ये है डेथ रेट, यानी कि नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000, ठीक है, पॉपुलेशन। 4000 पॉपुलेशन किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितने डेथ्स होते हैं, उससे हम कहते हैं मोर्टिलिटी, या हम उससे डेथ रेट कहते हैं। वन एंड द सेम थिंग। माइग्रेशन, यानी कि लोग अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करते हैं या दूसरी कंट्री से यहाँ मूव करते हैं, उसके लिए हमारा इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, दोनों टर्म्स जो हैं वो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद है सोशल मोबिलिटी, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे गाँव में जो लोग रहते हैं, रूरल एरियाज़ में, जब वो थोड़ा सा तरक्की करते हैं तो वो शहर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने रूट्स को छोड़ के वो मूव करते हैं अर्बन एरियाज़ की तरह, उसको हम कहते हैं सोशल मोबिलिटी। तो इन चीज़ों के बारे में डील करते हैं हम डेमोग्राफी में। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जिसकी बात होती है वो है माइग्रेशन के बारे में, बर्थ रेट के बारे में एंड डेथ रेट के बारे में। ज़्यादातर इन 3 टॉपिक्स के ही बारे में बात करते हैं। सोशल मोबिलिटी के बारे में उतनी बात नहीं होती है, ठीक है। मैरिज के बारे में उतनी ज़्यादा बात नहीं होती है। यानी कि ज़्यादा हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, वो है माइग्रेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बहरहाल, इसके बाद आता है हमारा एक टर्म जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? देख लीजिए, शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई इन्फेंट डेथ रेट, यानी कि हाई बर्थ रेट जो होता है,
ठीक है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। बर्थ रेट मैंने आपको बताया। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, यानी कि वो बच्चे जिनकी लाइव बर्थ होती हैं, जिनको माँ के कोख से जब उनकी जन्म होती है तो वो जिंदा होते हैं, उससे हम कहते हैं लाइव बर्थ। कितने लाइव बर्थ्स होते हैं पर 1000 विमेन, उससे हम कहते हैं बर्थ रेट। अगर वो हाई होगी, यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा होते होंगे, एंड हाई इन्फेंट डेथ रेट, ठीक है, और बच्चे उसमें ये इसी एज में ज़्यादा बच्चों को जो है मरने के चांसेस रहते हैं, इसमें बच्चों के डेथ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा नाजुक होता है बच्चा, और ज़्यादातर बच्चों की इसी में मृत्यु होती है। पहले पहले ज़माने में जो बच्चे होते थे उसमें ज़्यादातर जो डेथ रेट होती थी वो इन्फेंट डेथ रेट ही होती थी, यानी कि बच्चों की जन्म होते समय ही उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि हेल्थ केयर उतना अपग्रेड नहीं था, और बाकी जो हाइजीन वगैरह था वो उतना अपग्रेड नहीं था। इस वजह से ज़्यादा इन्फेंट डेथ रेट होती थी, और जो माएँ बच्चों को जन्म देती थी उनकी भी कभी कभी उसमें डेथ ज़्यादा होती थी। तो तब क्या होता था, पहले पहले बहुत ज़्यादा बर्थ रेट था, और साथ साथ ये भी था कि इन्फेंट डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी, बच्चों की मृत्यु भी ज़्यादा होती थी। अगर ये जो चेंज है ना, जब ज़्यादा बर्थ रेट होता है और जब ज़्यादा डेथ रेट होता है, ठीक है, अगर ये शिफ्ट हो जाए जहाँ पे लो बर्थ रेट हो और लो इन्फेंट डेथ रेट हो, यानी कि कम बच्चों की जन्म हो, ठीक है, लोग बच्चे बच्चे कम रखना चाहते हो, और इन्फेंट डेथ रेट जो हो और बच्चों की मृत्यु भी कम हो, जिनकी बर्थ हो वो बच जाते हैं। तो यहाँ से हाई से जब ये शिफ्ट करता है लो की तरह, यानी कि पहले ज़्यादा बर्थ रेट थी, पहले ज़्यादा इन्फेंट डेथ रेट थी, लेकिन अब लो बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, इन्फेंट डेथ रेट है, इस शिफ्ट को हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, जब भी ऊपर से नीचे शिफ्ट होता है कोई चीज, या नीचे से ऊपर शिफ्ट होता है, ठीक है, एक साथ चेंज होती है, उससे हम कहते हैं ट्रांजिशन। ठीक, तो यहाँ पे जब डेमोग्राफी में ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है, हाई बर्थ रेट या हाई इन्फेंट डेथ रेट से अब ट्रांजिशन होती है, शिफ्ट होता है टू लो इन्फेंट डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्लियर? अच्छा, और साथ साथ ये चीज़ आपने याद रखना है, विथ मिनिमम एजुकेशन। हालांकि एजुकेशन उतना ज़्यादा नहीं था पहले पहले, लेकिन ये चीज़ें हो गई, ये शिफ्ट हो गया विथ मिनिमम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मिनिमम यूज़ ऑफ एजुकेशन। अगर ये शिफ्ट हो जाता है, उसी शिफ्ट को हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। याद रख लीजिए, द शिफ्ट विच टेक्स प्लेस, दैट द हाई बर्थ रेट, हाई इन्फेंट डेथ रेट is shifted towards the low birth rate and low infant death rate with minimum education and minimum use of technology. It is called demographic transition. क्लियर? चलिए, इसके बाद आता है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्या है? ये जो हमारे पास डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, इसको कभी कभी पॉपुलेशन साइकिल भी कहते हैं। ये हमें क्या बताता है? इट शोज द ग्रोथ रेट्स इन द पॉपुलेशन एंड इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमें बताता है कि ग्रोथ रेट्स में क्या चेंज आ गई है। ग्रोथ रेट्स यानी कि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ गई, किस रेट से बढ़ रही है, या पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं वक्त के साथ साथ। उस ट्रांजिशन को ये एक मॉडल में उतारा है। सबसे पहले ये दिया था वैरन थॉम्पसन ने, याद रखिएगा, वैरन थॉम्पसन। वैरन थॉम्पसन जो थे, ये एक डेमोग्राफर थे। इन्होंने पहले एक कॉन्सेप्ट ही दिया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को। ये जो ट्रांजिशन हुआ था हाई से लो का, इसको एक मॉडल में उतारा था, एक मॉडल की सूरत में इसको बनाया था। ठीक है, 4 स्टेजेस में ये डिवाइडेड था। तो ये पहले वैरन थॉम्पसन ने दिया था, जिसमें 4 स्टेजेस दिए थे उसने। बाद में ये अपग्रेड होके इसको 5 स्टेजेस में चेंज किया, और तब ये दिया था 5 स्टेजेस वाला, ये दिया था सीपी ब्लैकर ने। ये मैंने नहीं लिखा है, ये अपने नोट्स में आप मेंशन कीजिए अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। तो सीपी ब्लैकर ने 5 मॉडल ट्रांजिशन, 5 स्टेजेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिया था, और वैरन थॉम्पसन ने 4 स्टेजेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिया था। क्लियर? क्या बताता है ये हमें कि ग्रोथ रेट्स में क्या चेंज आ गई हैं, और पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है वक्त के साथ साथ ट्रांजिशन के दौरान। चलिए, पहले हम देखते हैं इट्स एग्जैक्टली पहले तो ये 4 ही स्टेप्स में, 4 ही स्टेज में डिवाइड किया गया है। हम पहले वो 4 स्टेज पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगा पांचवा स्टेज कौन सा जिसमें ऐड कर दिया गया है। स्टेज 1 जो हमारे पास है वो है हाई फ्लक्चुएटिंग, इसको कभी कभी हाई स्टेशनरी भी कहते हैं। पहला स्टेज हाई फ्लक्चुएटिंग या हाई स्टेशनरी। इसमें क्या होता था, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने बोथ 2 बार लिखा है। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई, यानी कि बर्थ रेट भी हाई है
और डेथ रेट भी हाई है। बच्चों की जन्म भी ज़्यादा होती थी, ठीक है, इसमें फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं था, तो बच्चों की जो बर्थ थे वो ज़्यादा होती थी, और डेथ्स भी, इन्फेंट डेथ रेट्स भी बहुत हाई थे, क्योंकि तब हमारे पास हेल्थ केयर वगैरह का फैसिलिटी नहीं था, तो इस वजह से डेथ्स भी बहुत ज़्यादा होती थी। उसको हम कहते थे हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज और हाई स्टेशनरी स्टेज। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम? पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्लो एंड फ्लक्चुएटिंग। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो था और फ्लक्चुएटिंग भी था। फ्लक्चुएटिंग किस लिए? फ्लक्चुएटिंग इसलिए कि इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते थे, यानी कि वॉर्स होते थे, ड्रॉट्स वगैरह आते थे, कभी लोगों के पास खाने के लिए कुछ होता भी नहीं था, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता था, ठीक है। किसी साल वॉर हो गया तो उसमें ज़्यादा लोग मर गए, तो उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई। इसी तरह ये फ्लक्चुएट, कभी बढ़ता था कभी कम होता था, लेकिन बड़े स्लो तरीके से, ठीक है, इसलिए इसको हम कहते थे फ्लक्चुएटिंग। रीजंस क्या थे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट के? यहाँ पे मैंने आपको रीजंस मेंशन किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, पहली चीज, इसलिए बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई था। दूसरा, रिलीजियस बिलीफ्स, कुछ रिलीजियस बिलीफ्स ये भी होते हैं कि आपके ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि उन बच्चों को आपका ख्याल भी रखना है, उनका केयर भी करना है, वो कॉन्सेप्ट नहीं था। तो रिलीजियस बिलीफ से है ना, वो मिथोलॉजी वगैरह रहता है, तो उस बेसिस पे लोग जो हैं वो बच्चे ज़्यादा रखते थे, तो बर्थ रेट बहुत हाई था। और तीसरा रीज़न ये था, चाइल्ड वॉज कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक एसेट, माने जाते थे अगर किसी शख्स के ज़्यादा बच्चे हैं तो इसके पास बहुत एसेट्स है, ठीक है, बहुत इकोनॉमिक एसेट्स है, कल इसके बच्चे बड़े होंगे तो ये बड़ा शख्स बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से सोचा जाता था पहले पहले, इसलिए ज़्यादा बच्चे रखे जाते थे ताकि इकोनॉमिक एसेट्स बढ़ाए जाए, ठीक है। अच्छा, डेथ रेट्स के क्या रीजंस थे? डेथ रेट्स ज़्यादा होने के ये रीजंस थे क्योंकि डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी, मैंने आपको एपिडेमिक्स वगैरह बहुत हाई थे। इसके बाद फेमाइन्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, खाने के लिए कुछ नहीं था लोगों के पास। और उसके बाद नॉट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर और सैनिटेशन का मसला था, ठीक है, इसलिए इस वजह से सेहत बहुत ख़राब हो जाती थी लोगों की, तो उस वजह से डेथ रेट्स बहुत हाई थे। और वॉर्स वगैरह होते थे, और एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी लोगों में, ठीक है, एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी इसीलिए तो इकोनॉमिक एसेट मानते थे बच्चों को, ठीक है, एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी इसीलिए तो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था लोगों के पास, ठीक, इसी वजह से ज़्यादा हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था। ये थे कुछ रीजंस। ये था हमारा पहला स्टेज जिसे हम कहते हैं हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज। अच्छा, इसके एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूँ। ब्रिटेन 18th सेंचुरी में, ब्रिटेन में था ये, इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं, तो इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में था हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। अच्छा, और लो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज जो हमारे पास है, अभी अभी भी हमारे पास लो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, अभी भी वहाँ पे हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट है, जैसे अफ्रीका वगैरह में है, ठीक है, वहाँ पे अभी भी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट है। स्टेज 2 में क्या होता है? अर्ली एक्सपैंडिंग। अर्ली एक्सपैंडिंग का मतलब क्या है? बर्थ रेट रिमेन्स हाई, बर्थ रेट हाई ही रहता है, लेकिन डेथ रेट फॉल्स, डेथ रेट कम हो गया, ठीक है, यानी कि जो लोग मरते थे, जो बच्चे इन्फेंसी में मरते थे, या जो लोग मरते थे कुछ डिजीज वगैरह की वजह से, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल आ गया, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई था। इसको हम कहते हैं अर्ली एक्सपैंडिंग। इसका कंक्लूजन क्या हम निकाल सकते हैं? पॉपुलेशन बिगिन्स टू राइज स्टेडली। अब पहले जो था फ्लक्चुएट होता था, पॉपुलेशन कभी बढ़ता था कभी कम होता था, कभी बढ़ता था कभी कम होता था, लेकिन इस बार क्या हो गया कि पॉपुलेशन थोड़ा स्टेडली बढ़ने लगा। क्लियर? इस तरह से ग्राफ ऊपर जाने लगा। इसको हम कहते हैं अर्ली एक्सपैंडिंग। अच्छा, मैंने आपको बताया बर्थ रेट तो हाई था, इसका मतलब है अभी भी लोगों के पास फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी भी लोगों के पास रिलीजियस बिलीफ्स थे कि बच्चे ज़्यादा रखने चाहिए, अभी भी ये लोग समझते थे कि इकोनॉमिक एसेट्स है बच्चे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ठीक है, लेकिन डेथ रेट कैसे कम होगी उसके रीजंस हमने जानने हैं। वो डेथ रेट कम होने के कुछ रीजंस हैं, थोड़ा सा हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट आ गया, और लोगों ने अपना हाइजीन ठीक कर लिया, ठीक है, अनहाइजीनिक खाना खाते थे पहले, अनहाइजीनिक तरीके सब, ठीक है, लोग रहते थे, तो इसमें थोड़ा सा लोग हाइजीनिक हो गए, ठीक है, साफ सुथरे कपड़े पहनने लगे, साफ सुथरा खाना खाने लगे, ठीक है, इस वजह से इंप्रूवमेंट आ गया हाइजीन में, और इंप्रूवमेंट आ गया फूड प्रोडक्शन में। पहले लोगों के पास खाना खाने के लिए नहीं होता था, अब लोगों ने कुछ ऐसी तरकीबें निकाली जिनके पास वो स्टोर कर सकते थे सालों साल अपने लिए रिस्क, ठीक है, अपने लिए वो राशन वगैरह अपने लिए सेव करके रखते थे, तो ये भी कुछ इंप्रूवमेंट आ गई, इस वजह से भी डेथ रेट कम होगी। और लेस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
ये जो बच्चों की जन्म होते समय मृत्यु होती थी उस पर कंट्रोल आ गई। ठीक है, अब ज़्यादा बच्चे नहीं मरते थे, डिलीवरी के समय बहुत कम होती थी, तो इस वजह से जो है डेथ रेट कम हो गई, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई है। इसी वजह से जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा स्टेडीली राइज होने लगा। यह है दूसरा स्टेज। तीसरे स्टेज में क्या होता है, सॉरी इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ब्रिटेन 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में कहाँ पे था, हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज में, लेकिन ब्रिटेन अब 19th सेंचुरी में आ गया कौन से, अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज में। ठीक है, अब यहाँ पे हाई बर्थ रेट तो थी लेकिन डेथ रेट यहाँ पे फॉल हो गई। अच्छा, अभी अगर हम देखेंगे बांग्लादेश, नाइजीरिया वगैरह जो है कंट्रीज, अभी भी वहाँ पे अर्ली एक्सपैंडिंग का ही स्टेज चल रहा है। स्टेज 3 क्या है, स्टेज 3 में हमारे पास है लेट एक्सपैंडिंग। मतलब क्या है लेट एक्सपैंडिंग का, बर्थ रेट स्टार्ट्स टू फॉल। दूसरे केस में भी बर्थ रेट हाई था, पहले केस में भी बर्थ रेट हाई था, लेकिन इस केस में बर्थ रेट कम होने लगा। ठीक है, डेथ रेट स्टार्ट्स टू फॉल, और डेथ रेट पहले से ही कम हो रहा था, अब और फॉल होने लगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, इस वजह से पॉपुलेशन राइज होने लगा। ठीक है, पॉपुलेशन अब स्टेडली पहले ही राइज हो रहा था, अब अच्छे से राइज हो गया पॉपुलेशन। ठीक, तो ये है, इसको हम कहते हैं लेट एक्सपैंडिंग स्टेज, जब बर्थ रेट भी कम हो गया और डेथ रेट भी कम हो गया। रीजंस क्या है इसके, कंबाइंड रीजंस पढ़ेंगे। एक तो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट अब लोगों को समझ में आ गया, लोग एजुकेटेड हो गए इस चीज़ के बारे में कि हमें क्या करना है। लोगों के जो रिलीजियस मिथ्स हैं, बिलीफ्स थे, वो उन्होंने दूर कर दिए अपने जहन से। ठीक है, और इस वजह से जो है डेथ रेट सॉरी बर्थ रेट कम होगी। दूसरा, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता था वो कम हो गया क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम अपग्रेड हो गया। ठीक है, जो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हो गई, इस वजह से डेथ रेट यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया। इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ गया, लोग अब अच्छे अच्छे बैलेंस्ड डाइट्स खाने लगे, अच्छे अच्छे खाने खाने लगे। ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ गुजारने लगे, उससे कहते हैं इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसी तरह चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन, पहले वुमेन को ये कंसिडर किया जाता था कि ये खाली बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुई है, लेकिन बाद में जब लोगों को एजुकेशन मिली, ठीक है, जब लोग एजुकेट हुए इस चीज़ के लिए कि औरत जो है वो समाज का एक बहुत बड़ा पिलर है। ठीक है, ये समाज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है औरत के बगैर। वुमेन इज दिस स्पेशल क्रिएचर ऑन द फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, शी हैज़ शी हैज़ टू टेक पार्ट इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। आप देख लीजिए, वुमेन एज अ वाइफ, वुमेन एज अ मदर, वुमेन एज अ सिस्टर। ठीक है, ये सभी रोल निभाती है एक वुमेन। ये लोगों को बहुत लेट समझ आया कि वुमेन इज नॉट जस्ट ए मशीन टू प्रोड्यूस द बेबीज, बट शी इज एन एसेट फॉर द सोसाइटी। ठीक है, शी इज ब्लेसिंग फॉर द सोसाइटी। ये बहुत देर बाद लोगों को समझ में आ गए। चलिए, तो जब ये लोगों को समझ में आ गया थोड़ा सा, इसके बाद लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटेन आ गया इस स्टेज में, यानी इंग्लैंड जो है इसको हम रेफरेंस यहाँ पे एज ए कंसिडर करते हैं। तो इसमें ब्रिटेन जो है ये आ गया इस स्टेज में, जिसे हम कहते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। ठीक है, अच्छा, अर्ली ट्वेंटीथ लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के दरमियान ब्रिटेन आ गया इस लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। आज अगर हम देखेंगे चाइना, ब्राज़ील और इंडिया वगैरह जो है, ठीक है, ये सभी कंट्रीज जो हमारे पास है, ये अभी लेट एक्सपैंडिंग स्टेज में ही चल रहे हैं, यानी कि बर्थ रेट कम हो गया और डेथ रेट में भी कंट्रोल हो गया। क्लियर। इसके बाद आता है हमारे पास स्टेज 4, जिसे हम कहते हैं लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज। क्लियर। लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज को कभी कभी हम लो स्टेशनरी स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास बर्थ रेट जो है और डेथ रेट जो है दोनों लो है, लेकिन यानी कि पहले तो भी तो लो था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लो हो गया बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसलिए पॉपुलेशन जो है वो स्टेडी रह गई। ठीक, पहले तो फ्लक्चुएट होता था, फिर बढ़ने लगा स्टेडीली, फिर और ज़्यादा राइज होने लगा, फिर स्टेशनरी होने लगा। ठीक है, स्टेशनरी यानी कि स्टेडी चलने लगा, यूनिफॉर्म रहा। इसके बाद इसका मतलब यह है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम होने लगे, ज़्यादा लोग पैदा भी नहीं होते हैं। ठीक है, कम बच्चे पैदा करते थे लोग। अगर आप देखेंगे चाइना में ये पॉलिसी है, वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना में है, तो अब वहाँ पे भी लोग बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसमें इंसेंटिव्स वगैरह भी मिलते हैं अगर आपके बच्चे कम होते हैं। क्लियर।
तो इसमें क्या होता है, डेथ रेट भी आगे आगे से कम है, यानी कि इन्फेंट डेथ रेट भी कम है, और जो एज्ड लोग हैं उनकी भी डेथ्स कम होते हैं, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत इम्प्रूव है, इसलिए पॉपुलेशन जो है वो एक स्टेडी स्टेट में रह गई है। इसके एग्जांपल्स क्या है? यूएस है इसके एग्जांपल, स्वीडन है इसके एग्जांपल, जापान है इसके एग्जांपल, एंड ब्रिटेन है इसके एग्जांपल आज के दौर में। ठीक है, लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज के दौर का दौर जो है, ठीक है, चौथा स्टेज। इसके बाद जो मैंने आपको कहा था, सीपी ब्लैकर ने 5 स्टेज का कॉन्सेप्ट दिया था, वो है 5th स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज जो है, इसमें बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम। यानी कि लोग कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें बर्थ रेट पे, और गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे मैंने आपको चाइना वगैरह की एग्जांपल दी, वहाँ पे गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स देते हैं, आपके बच्चों का खर्चा वगैरह सब गवर्नमेंट हैंडल करती है अगर आपके पास एक बच्चा होता है। इसी तरह डेथ रेट पे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है, इससे हम कहते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। यानी कि डिक्लाइनिंग स्टेज मतलब इसमें बर्थ रेट बहुत कम हो गया है, इस और डेथ रेट भी कम हो गया है। अब जो हमारे पास है, अब पॉपुलेशन जो है वो स्टेडी रह गई है और कम होने लगी है। ठीक है, क्योंकि एक टाइम आता है जब एज्ड होते हैं लोग, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु होती है, तो पॉपुलेशन जो है बहुत कम होने लगी है। और अब पॉलिसी उल्टी होने लगी है कुछ कंट्रीज में, जहां पे आपको ये इस चीज़ के लिए बहुत ये गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं, अब वहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाए। जैसे नॉर्वे वगैरह की एग्जांपल है वहाँ पे, या जापान वगैरह की एग्जांपल है, वहाँ पे अब गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि आपको इसके लिए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर आपके पास ज़्यादा बच्चे होंगे। ठीक है, ताकि पॉपुलेशन फिर वापस से बराबरी में आ जाए। अच्छा, ये जो डिक्लाइनिंग स्टेज है जिसमें बर्थ रेट बहुत कम होता है और डेथ रेट भी बहुत कम होता है, इसको हम इसके एग्जांपल्स हैं जर्मनी एंड हंगरी। ठीक है, जर्मनी एंड हंगरी हमारे पास इसके एग्जांपल्स है डिक्लाइनिंग स्टेज के। ये है हमारे पास 5 स्टेज जिसको दिया था सीपी ब्लैकर ने। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मॉडल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। क्लियर? अच्छा, इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। मॉडल ऑन एज्यूम्स ऑल कंट्रीज पास थ्रू 4 स्टेज। ये जो मॉडल था पहले 4 स्टेज से थे, तो ये कंसिडर करता है जो सभी कंट्रीज हैं वो इन चारों स्टेज में से पास होते हैं किसी ना किसी टाइम पे। दूसरा, एज्यूम्स फॉल इन डेथ रेट इन स्टेज 2। ये जो स्टेज 2 में डेथ रेट में कमी आ गई है, ये इस रीजन से आ गई है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, पहले मैनुअल लेबर्स वगैरह ज़्यादा होते थे, लोगों को काम करना ज़्यादा पड़ता था, इवन कि प्रेग्नेंट वुमेन हैड टू वर्क, तो इस वजह से इन्फैक्ट डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, जब मशीन्स वगैरह काम करने के लिए आए, उसके बाद लोगों पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा, उस वजह से डेथ रेट कम होगी। ये है कॉन्सेप्ट कौन से, जो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पढ़ रहे हैं, ये एज्यूम करता है कि डेथ रेट इस वजह से कम हो गई। तीसरा, कंट्रीज दैट ग्रो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन दो, ये EMI इमाइग्रेशन कह सकते हैं आप, दूसरा है इमिग्रेशन। ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सेम है। इमिग्रेशन मतलब एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, यानी कि कोई शख्स जो हमारी कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में सेटल होता है, उससे हम कहते हैं इमिग्रेंट। ई से, ई मीन्स एक्सक्लूड करना। अब उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे अपने कंट्री के साथ, तो वो एक्सक्लूड हो गया। अगर कोई दूसरा शख्स हमारे कंट्री में आता है, उसको हम इंक्लूड करेंगे, आई मीन्स इंक्लूड, तो इसको हम कहते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या कहता है, कंट्रीज दैट ग्रू एज ए सीक्वेंस ऑफ इमिग्रेशन। वो कंट्रीज जो ग्रो हो गई किस इमिग्रेशन की वजह से, यानी कि जहां पे लोग दूसरे कंट्रीज से आए, डिड नॉट पास थ्रू अर्ली स्टेज, वो अर्ली स्टेज के थ्रू पास नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में बहुत सारे लोग गए सेटल होने में, कनाडा में सेटल होने के लिए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए जाते हैं। वहाँ अगर आप देखेंगे मोस्ट जो पोर्शन है ना वहाँ पे लोगों का, वो ज़्यादा इमिग्रेंट्स ही हैं, वो बाहर से आए हुए लोग ही हैं। तो इसलिए वो अर्ली स्टेज जो है ना, वो अर्ली स्टेजेस के थ्रू पास नहीं हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपके डेमोग्राफिक मॉडल का, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास एक टर्म जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? व्हेन द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज मोर देन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो प्रोडक्टिव लोग हैं, वो अगर ज़्यादा होंगे नॉन वर्किंग से। ठीक है, यानी कि हमारे पास नॉन वर्किंग कौन होते हैं? जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड वगैरह। ठीक है, चिल्ड्रन वगैरह जो हमारे पास रहते हैं, और हमारे पास जो ओल्ड लोग हैं, बच्चे बुजुर्ग, हमारे पास जो बीमार लोग होते हैं, ये जो हमारे पास सभी हैं, ये हमारे पास नॉन वर्किंग है। अगर हमारे कंट्री में वर्किंग लोग जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, जिनको हम प्रोडक्टिव कहते हैं, अगर वो ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू नॉन वर्किंग, तो उससे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्लियर?
इसको कभी कभी इट्स ऑल्सो नोन एज डेमोग्राफिक बोनस, इसको कभी कभी डेमोग्राफिक बोनस भी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है विच डेमोग्राफिक बर्डन। डेमोग्राफिक बर्डन क्या होता है, हालांकि ये बर्डन तो नहीं है, ये हमारे लिए ब्लेसिंग ही है। वर्किंग पॉपुलेशन इज लेस देन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम है एज कंपेयर टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं कंट्री में वो कम है एज कंपेयर टू काम ना करने वाले लोगों से, यानी कि यहाँ पे चिल्ड्रन वगैरह ज़्यादा है और जो बुजुर्ग वगैरह है वो भी ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक बर्डन। क्लियर। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं डबलिंग टाइम। डबलिंग क्या टाइम क्या होता है, इट्स द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है अगर हमने इसको डबल करना है, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगेगा, या किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है उसने हमने डबल करना है। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे 2 लाख पॉपुलेशन थी, अब ये 4 लाख हो गई, ठीक है, इसको कितना टाइम लगा, ठीक है, किसी खास ग्रोथ रेट पे, किसी खास ग्रोथ रेट पे इसको कितना टाइम लगा डबल होने में, उसको हम कहते हैं डबलिंग टाइम। क्लियर, एज सिंपल एज इट इज। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी है, एक है हमारे पास फॉर्मल डेमोग्राफी, दूसरा हमारे पास सोशल डेमोग्राफी। मैंने आपको बताया डेमोग्राफी में हम पॉपुलेशन के रिलेटेड पढ़ते हैं, लेकिन फॉर्मल डेमोग्राफी जो हमारे पास है इसमें हम मैथमेटिकल, इसको हम कभी कभी मैथमेटिकल स्टडी और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। किस चीज़ की, पॉपुलेशन की। यहाँ पे ज़्यादातर हम नंबर्स के साथ डील करते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी में। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड कितने हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ्स कितने हुए हैं, नंबर ऑफ डेथ्स कितने हुए हैं, नंबर्स के साथ डील करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मैथमेटिकल स्टडी और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, रिलेटेड टू पॉपुलेशन। जब हम नंबर्स के साथ डील करते हैं डेमोग्राफी में, लोगों के नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें उसको हम मेजर करेंगे, उससे हम कहते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ डेमोग्राफी विच इज सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी क्या होता है, सोशल डेमोग्राफी होता है हमारे पास, इट डील्स विद द रिलेशनशिप्स, डील्स विद द चेंजेस एंड कंसिक्वेंसेस ड्यू टू द पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन की वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स पड़े हैं, ठीक है, कौन कौन से चीज़ें आई हैं सामने, उन चीज़ों के, उन रिलेशनशिप्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, उन कंसिक्वेंसेस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, उससे हम कहते हैं सोशल डेमोग्राफी। ठीक है, तो सोशल डेमोग्राफी जो है इसके एग्जांपल्स है हमारे पास, बर्थ रेट कितना बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, डेथ रेट कितना बड़ा या डेथ रेट कितना कम हुआ पॉपुलेशन की वजह से, या इमिग्रेशन कितनी हुई, या इमिग्रेशन आई आई से जो है इमिग्रेशन कितनी हुई, उस चीज़ के, उन रिलेशनशिप्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इससे, या कंपेरिजन वगैरह अगर हम करते हैं, इससे हम कहते हैं सोशल डेमोग्राफी। मैंने आपको पहले ही बताया सोशल हमेशा रिलेशनशिप्स के रिलेटेड के साथ वाबस्तगी रखता है ये सोशल वर्ड, इसीलिए रिलेशनशिप्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, पॉपुलेशंस के क्या रिलेशंस हैं, उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, इन चीज़ों के बारे में अगर हम जानेंगे, उस डेमोग्राफी को हम कहते हैं सोशल डेमोग्राफी। क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री, डेमोग्राफी हिस्ट्री। जो हमारे पास इंडियन डेमोग्राफी है उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। इसके 4 स्टेजेस हैं। क्लियर। पहला स्टेज जो है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ये इंडिया के बारे में हम देखेंगे। पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन जो है ये कहाँ से कहाँ कंसिडर किया जाता है, 1901 एंड टू 1921। क्लियर। 1901 से 1921 इसमें क्या हुआ, पॉपुलेशन मोर और लेस स्टैग्नेंट। ये जो पॉपुलेशन था ये मोर और लेस स्टैग्नेंट थी, ठीक है, यानी कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं हुआ, स्टैग्नेंट था। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज जो है हमारे पास पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ, जिसमें थोड़ा सा ग्रोथ होने लगा। जैसे हमने पहले डेमोग्राफिक मॉडल में पढ़ा, ओवरऑल डेमोग्राफिक मॉडल जो हमने जनरल डेमोग्राफिक मॉडल पढ़ा उसमें हमने पढ़ा, उसमें भी ये है कि स्टेडी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। पहले तो थोड़ा सा ये स्टैग्नेंट था, उसके बाद थोड़ी सी ग्रोथ होगी। ये कब से कब हुआ, ये हुआ 1921 से 1951 तक। मोर देन 1% ग्रोथ रेट पर ईयर, हर साल 1% ग्रोथ रेट हो रहा था, ठीक है, 1% ग्रोथ रेट, यानी कि जितनी हमारी पॉपुलेशन थी उसका 1% हर साल बढ़ रहा था। इसमें ये फर्टिलिटी की वजह से नहीं हुआ, याद रखिएगा, ये फर्टिलिटी की वजह से नहीं हुआ। फर्टिलिटी यानी कि बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 वुमेन, ये उस वजह से नहीं हुआ, बल्कि मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, उस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई। इन सेकंड स्टेज, दैट इज द पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ विच इज फ्रॉम 1921 to 1951,
there was 1% growth per year in population, but it was not due to the fertility rate. Remember this thing, it was not due to the birth rate. It was not due to birth rate, but it was due to the low mortality rate. यहाँ पे लोगों के डेथ्स कम हो गए, यानी कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, लेकिन डेथ्स वगैरह कम करने के लिए अभी भी बर्थ रेट्स बहुत कम थे। तीसरा स्टेज जो है इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ। पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ जो है वो हमारे पास है 1951 टू 1981। इसमें ग्रोथ रेट जो है ये 2% से ज़्यादा हो गया, ठीक है, 2% से ज़्यादा हो गया पर ईयर। क्लियर? तो इसको हम कभी कभी पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन का एक धमाका हो गया, एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, पहले स्टेडी चल रहा था, थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, लेकिन इस बार ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ, बहुत हाई ग्रोथ हुआ। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस स्टेज को, इस पीरियड को हम कहते हैं पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कब से कब हुआ ये? 1951 टू 1981। याद रखिएगा डेट्स को, ठीक है, ईजी है ये याद रखने, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें जो ग्रोथ रेट है इट वाज मोर देन 2% पर ईयर। इसके बाद चौथा स्टेज आया विच इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विथ डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। इसमें ग्रोथ रेट तो बढ़ ही रही थी, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन के यहाँ पे आसार नजर आ रहे थे। इट वाज फ्रॉम 1981 टू 2011। अच्छा, इसमें जो हमारे पास ग्रोथ रेट थी वो था 2000, अगर हम 1971 में देखेंगे, 1971 में इट वाज 2.22% था ग्रोथ रेट। क्लियर? और ये कम होने लगा, और जब 2011 का साल आया ये हमारे पास ग्रोथ रेट जो था 1.64% पर गिर के आ गया। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया कि स्लो डाउन होने के आसार नज़र आ रहे थे, इसका मतलब है 1970 में अगर 2.22 ग्रोथ रेट था, लेकिन 2011 में यही ग्रोथ रेट 1.64 पे गिर गया। क्लियर? लेकिन अगर हम 2011 में वर्ल्ड का ग्रोथ रेट देखेंगे इट वाज 1.23%। अभी भी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है 2011 में भी, तब भी वो वर्ल्ड के ओवरऑल ग्रोथ रेट से ज़्यादा ही था। क्लियर? लेकिन जो हमारा 1971 में ग्रोथ रेट था उससे कम होकर 1.64 पे आ गया। क्लियर? तो इस स्टेज को हम कहते हैं पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विथ डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। दिस वाज द पीरियड फ्रॉम 1981 टू 2011। अच्छा, ये जो हमारे पास 1921 है, इसको याद रखिएगा, इस साल को, इसको कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड जो है वो है 1921 को। क्यों? आफ्टर दिस देयर वाज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अभी तक 1921 तक कभी पॉपुलेशन बढ़ती थी, कभी कम होती थी। ठीक है, किसी साल जंग होगी तो पॉपुलेशन कम, किसी साल जंग नहीं हुई तो फसल अच्छा निकला तो पॉपुलेशन हाई, दूसरे साल ड्रॉट आ गया, ठीक है, तो इस साल या एपिडेमिक्स आ गए तो इस साल पॉपुलेशन कम, इसी तरह ये फ्लक्चुएट होता था। लेकिन 1981 जो है, सॉरी 1900, आई डोंट नो व्हाट टू से इन उर्दू, 1921 का जो साल था उसमें क्या हो गया, उसमें एकदम से बढ़ने लगा। अब यहाँ से तरतीब चेंज होगी, अब फ्लक्चुएट नहीं हो रहा था, अब यहाँ से पॉपुलेशन बढ़ने लगी, स्टेडली बढ़ने लगी। तो इसीलिए कंटिन्यूअस इंक्रीज यहाँ इस साल से स्टार्ट हुआ, इसीलिए इस साल को कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स है जो हमने सीखनी है, विच इज एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी, दूसरा है हमारे पास प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी। एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी क्या होता है? गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है टू स्लो डाउन द पॉपुलेशन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन से गवर्नमेंट को कभी कभी डर लगता है कि यहाँ पे कुछ परेशानी ना हो जाए कंट्री में, इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ पॉलिसीज निकालता है, कहता है कि आपको जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल करनी पड़ेगी। फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयरनेस की जाती है, लोगों को ये नॉलेज दी जा रही है कि आपको इंसेंटिव्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको बच्चे कम रखने होंगे। जैसे चाइना ने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था, वन चाइल्ड पॉलिसी, अगर आप एक बच्चा रखेंगे तो आपको इसके लिए इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, उसकी फ्री एजुकेशन मिलती है, हेल्थ केयर वगैरह फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। ये सभी चीज़ें जब आपको गवर्नमेंट ये पॉलिसीज़ देता है, इससे क्या करता है गवर्नमेंट, इस चीज़ को इनकरेज करता है कि आप जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी स्टार्ट करता है कि पॉपुलेशन स्लो डाउन हो जाए, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो कम हो जाए, उससे हम कहते हैं एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी।
प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि पॉपुलेशन कंट्री की जो है वो बढ़ जाए। क्लियर? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि डेथ रेट को फाइनली कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं। डेथ इज अल्टीमेट, इसको कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। चाहे आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओ, चाहे आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओ, नहीं रोक सकते आप डेथ को। ये तो होनी ही होनी है, ठीक है। किसी की जल्द होनी है, किसी की लेट होनी है, ठीक है, तो लेकिन होनी होनी है। इसका मतलब है डेथ रेट तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ कंट्रीज ने पहले पहले बर्थ रेट बहुत कंट्रोल किया है। अब वो इस चीज़ के लिए बड़े परेशान है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है। क्लियर? वहाँ पे वुमेन्स का रेशियो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स, या किसी कंट्री में मेल्स का रेशियो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन। तो इसलिए वो चाहते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए। उसलिए उसको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी स्टार्ट करते हैं, ताकि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, गवर्नमेंट सभी फंड्स उनको प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है हंगरी और जापान वगैरह है इसके एग्जांपल्स, जहाँ पे प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी जो है अभी अपनाई जाती है। क्लियर? तो ये था कुछ चीज़ें डेमोग्राफी के बारे में जो हमने आज पढ़ी। कल हम सेंसस के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस एंड फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फैक्ट्स लेके आ जाएंगे आपके सामने 2011 सेंसस के रिलेटेड। अच्छा, जाते हुए मुझे आपसे एक बात कहनी है कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 32 था, कल मुझे एक स्टूडेंट ने इसमें बताया था, सर इसमें एक जो है एक एरर है, लिखने में गलती हो गई है यहाँ पे। जब हमने फिशर मेथड पढ़ा था, ये देख लीजिए, हालांकि मैंने टेलीग्राम से वो लेक्चर रिमूव किया ताकि किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन ना हो, किसी स्टूडेंट को ये गलती ना हो जाए कल। तो फिशर्स मेथड जब मैंने आपको बताया था कि बोथ बेस एंड करंट ईयर क्वांटिटीज़ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी क्वांटिटी है, यहाँ पे भी क्वांटिटी है। बोथ बेस ईयर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने खुद ही करेक्ट किया हो, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है, हो सकता है मेरे नोट्स कोई डायरेक्टली पढ़े तो वो ये गलत चीज़ याद रखें, इसलिए मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ एग्जाम से पहले। ठीक है, अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी गलती हो जाए तो अभी सुधार सकते हैं, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये गलती हो गई है, यहाँ पे क्वांटिटीज़ है, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटीज़ के बेसिस पे ही हम इसको वे करते हैं। सो बोथ करंट ईयर एंड बेस ईयर प्राइसेस क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट्स, आर यूज्ड एज वेट्स। तो क्वांटिटीज है यहाँ पे, न कि प्राइसेस। प्राइसेस को यहाँ पे इरेज कर लीजिएगा और इसको यहाँ पे क्वांटिटीज लिख लीजिएगा। इसी तरह यहाँ पे जो है क्वांटिटी इंडेक्स में, सो बोथ बेस ईयर एंड करंट ईयर प्राइसेस आर टेकन एज वेट्स। यहाँ पे देख लीजिए, हम प्राइसेस के बेस पे ही इसको वे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने पीडीएफ को वहाँ से रिमूव तो किया है, मैं उसके लिए अपडेटेड पीडीएफ आपके लिए लेके आ जाऊँगा। इसलिए आप भी अपने नोट्स में, अगर अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो प्लीज़ उसको करेक्ट कीजिएगा बेटा। मैं नहीं चाहता हूँ कल आपको कोई परेशानी हो मेरी वजह से। ठीक, तो चलिए, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा ही खींचा, लेकिन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल हम आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ जाएंगे सेंसस के लिए। बस जल्दी से ही हम ये जो है इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बस साथ साथ आप रिविजन्स करते रहें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अपने आप को तैयार करें इसके लिए, सोशल मीडिया वगैरह को भी इग्नोर करें। तो बस रिविजन्स करते रहें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चलिए, इजाज़त दीजिएगा, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रख लीजिए, अपने सोसाइटी का ख्याल रख लीजिए, बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रख लीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिए, अपना ख्याल रख लीजिए। बाय।